हेलो कॉमेड फैमिली। सो हियर आई एम फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट लेक्चर। सो जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसका प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या आपका डिटेल सिलेबस है एंड वही डिटेल सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट जो आपका यूनिट था, फर्स्ट टॉपिक जो था यूनिट का, वो था इन्वायरमेंट ओवरव्यू। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है उसका पूरा ओवरव्यू। सो वो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में एंड देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो आपका सब्जेक्ट ही इन्वायरमेंटल स्टडीज है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को पढ़ना जरूरी है कि इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ इज मोस्ट सुइटेबल टू सस्टेन लाइफ। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, बट जो लाइफ है वो कहाँ पर है, अर्थ पर है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो लाइफ के लिए सुइटेबल है, ह्यूमन लाइफ के लिए या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ के लिए। plenty of oxygen for the animals to breathe and plenty of water for variety of life forms that evolve and also the circulation of nutrient, example water cycle, carbon cycle etc to maintain life on earth। अब देखो यहाँ पर बोला है कि अर्थ पर लाइफ सुइटेबल है। ठीक है, तो अर्थ पर लाइफ हो सकती है, बट कैसे है, क्योंकि अर्थ पर जो है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ऑक्सीजन है जिससे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। एंड दूसरी चीज वाटर जो है, वाटर अवेलेबल है। अब वाटर में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो वाटर में बहुत सारे ऐसी लाइफ फॉर्म होते हैं। एंड तीसरी चीज न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल की किस तरीके से ये चीजें हमारी लाइफ को मेंटेन रखती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या है कि भाई ऊपर से आता है, नीचे बारिश होती है। ठीक है, फिर नीचे ओशियन से फिर एवापोरेट होकर ऊपर जाता है, इस तरीके से जो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो वो अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक है, एज द सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट वी मस्ट बी क्यूरियस अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखो हम इस प्लैनेट के सिटीजन है, तो हर कोई ये जानने को इच्छुक रहता है, क्यूरियस रहता है कि जो फंक्शन है, हमारी लाइफ जो चल रही है, जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, once we understand the true meaning of the term environment, we realize our contribution towards its quality and this is the main purpose of environmental studies। अब देखो जो आपका सब्जेक्ट है environmental studies, क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक बार अगर हम इन्वायरमेंट को सही तरीके से समझ जाए कि इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, तो हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, और यही हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉपुलेशन आर कोरोडिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इस टाइम पर आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और पॉपुलेशन जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कोरोड कर रही है, खराब कर रही है। किस तरीके से खराब कर रही है, देखो अगर एग्जाम्पल हम ले, कोई एक फैमिली है। ठीक है, कोई एक फैमिली है, अब उस फैमिली में अगर दो बच्चे हैं उनके। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन दो बच्चों को जितनी उनकी इनकम है उसमें बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये दो बच्चों का खर्चा है। अब अगर मान लो फैमिली की इनकम 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 में ये दो बच्चों को चला रहे हैं। अब अगर हम देखें कि इसी फैमिली में अगर 6 बच्चे हो जाए, ठीक है, 6 चिल्ड्रन यहाँ पर हैं, तो इसमें क्या होगा, ये 10,000 जब डिवाइड होगा ना, तो 2 में तो वो बेटर लाइफ हो सकती है, बट 6 में बेटर लाइफ नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे यूजेस भी होते हैं, सारे रिसोर्सेज के, सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। In the atmosphere today, we will continue to deplete ozone layer for centuries to come.
ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी डिप्लेट हो रही है, उसमें होल हो गया है ना, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो ओजोन लेयर जो है यहाँ पर बोला है कि हम सेंचुरी से सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक। बट अभी जो कोरोना टाइम था हमारा, तो कोरोना टाइम में क्या था, थोड़ी सी हील हो गई थी कोरोना में जो ओजोन लेयर थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसको नुकसान दे रही है वो सारी चीजें बंद हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ी सी हील हो गई थी। अब फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट हो गई तो वो फिर से डेप्लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक मेन रीजन है ओजोन लेयर के खराब होने का, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसके डिप्लेट होने का, ठीक है। सो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो अब बहुत सारी चीजें थी ऐसी, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, तो उसमें जिस जिस चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था तो उसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इससे हमारी ओजोन लेयर जो है वो खराब हो रही है। तो ये एक इन्वायरमेंट का ही हमारा पार्ट है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी हमारी सराउंडिंग है, जिसमें भी हम सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। द टर्म इन्वायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। अब देखो, इन्वायरमेंट से आपने पढ़ा होगा कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है, जहां हम सरवाइव करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स जो होती है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो हमारा इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से निकला है। इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, वो एनवायरन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है एनसर्कल या फिर सराउंड। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लाइफ है, तो वो जिस चीज से एनसर्कल है, जो भी उसकी सराउंडिंग्स है, वो उसका एनवायरमेंट कहलाता है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, द एयर, वाटर, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट अवर एनवायरमेंट एंड इट इन्फ्लुएंस अवर लाइफ्स। अब देखो, हर चीज जो है हमारे आसपास, चाहे पानी हो, पेड़ हो, या फिर हवा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, तो ये सारी ही चीजें हमारे एनवायरमेंट में आती हैं। एंड ये सारी चीजें लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि एक दिन आपको ऐसे रूम में रखा जाए जहां पर कहीं से भी हवा नहीं आती है, तो वहां पर आपको घुटन महसूस होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही से ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपको सही से सांस नहीं आ रही है, ठीक। अगर एक दिन आपको बोला जाए कि आपको पीने का पानी नहीं दिया जाएगा, या आपको जो भी रोज के काम होते हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं जिनको हम वाटर से कंप्लीट करते हैं, तो वो अगर नहीं हो, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। कोई भी एक चीज जो इन्वायरमेंट में अगर कम हो जाए तो उससे हर किसी की लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। It is from the environment surroundings us that we get food to eat, water to drink, air to breathe and all necessities of our lifestyle। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप देखोगे कि आप एक दिन की भी अपनी सारी चीजें निकालते हो, हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, हम जो पानी पीते हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, सांस ले रहे हो क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन है, हवा मिल रही है आपको, ठीक है। एंड जो भी पूरी आपकी नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की, जो भी चीजें आपको जरूरी होती हैं, जिस चीज की आपकी जरूरत होती है, वो सारी ही चीजें वो आपको इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया। इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, उन सब के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू गया हाइपोथेसिस, गाला ग्रीक गॉडेस मदर अर्थ। यहाँ पर बोला है कि गाला जो थी वो ग्रीक गॉडेस माना जाता था, जिनको मदर अर्थ बोलते थे, जैसे हम बोलते हैं भारत माता, ठीक है। अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स फॉर्म अ सिंगल सिस्टम विद इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट एंड have ability to self regulate। अर्थ और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सिस्टम बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड जो भी खुद को रेगुलेट कर पाते हैं, अर्थ रेगुलेट कर पा रही है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर पा रहे हैं तो वो
अर्थ की वजह से, ठीक है। तो जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, वो सारी हमारी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजों की हमें जरूरत होती है, हम अपनी लाइफ को जो मेंटेन कर रहे हैं, वो सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट सिंपल सा वर्ड समझ में आ गया कि कोई भी चीज है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके आस पास की जो चीजें होती है, उसकी सराउंडिंग्स जो है, ठीक है। जैसे आप पानी कहाँ से लेते हो, आप खाना कहाँ से लेते हो, ये सारी चीजें जो होती हैं, आपकी बाकी नेसेसिटीज जो है, वो सारी आपको इन्वायरमेंट से रिसीव होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, this is clearly indicate that use of environment for development may appear to be beneficial to human societies, but definitely not for the environment as a system. ये आपको clearly indicate किया गया है कि जो environment का use है development के लिए जो किया जा रहा है, वो beneficial है human societies के लिए, but जो डेफिनेटली इन्वायरमेंट के लिए एज अ सिस्टम वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को ह्यूमन सोसाइटीज यूज करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है, ठीक है। तो वो ह्यूमन सोसाइटीज के लिए तो बेनिफिशियल है, बट इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स caused by human society led to many crisis situation in this century and will lead to disaster in near future. देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमंस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिन चीजों से, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि जो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह क्या है, ह्यूमन सोसाइटीज है, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटीज ऐसे बहुत से क्राइसिस सिचुएशन कर रही हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में भी डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं और अभी भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों को काटना, ठीक है। तो पेड़ों से क्या होता है, हमें जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनसे ऑक्सीजन मिलती है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एक खराब चीज है जिसको ह्यूमन बीइंग जो है वो कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इसलिए गलत है क्योंकि देखो अगर ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ट्रीज से मिल रही है, अब मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम कर लो जिस तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर पेड़ खत्म हो जाएंगे, ठीक, खत्म हो गए तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा। एक तरीके से ये हो गई कि भाई ये डिजास्टर हो जाएगा इससे, अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक। अब एक रीजन डिफॉरेस्टेशन का क्या होता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा प्रोसेस है वो खराब हो रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। एंड दूसरी चीज डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, सॉइल खराब हो रही है, ठीक है। आपने वो बहुत बार साइंस में भी पढ़ा होगा एंड बहुत सारी उसकी वीडियोस भी देखी होंगी कि अगर हम एक लैंड लेते हैं, ठीक है, लैंड का पार्ट लेते हैं, इसमें सिर्फ सॉइल है एंड एक पार्ट हम ऐसा लेते हैं जिसमें सॉइल के ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पर पानी डालते हैं या बारिश होती किसी भी वजह से, ठीक है, इस पर पानी आता है तो ये वाली जो सॉइल है अगर ये पानी आएगा तो पानी से भी खराब होगी, ठीक है। स्टॉर्म, आंधी, हवा, विंड से सबसे खराब होगी क्योंकि उसकी जो टॉप लेयर होगी, ठीक है। अगर पानी आएगा बहुत ज्यादा तो पानी से वो चली जाएगी उतर के, ठीक। एंड आंधी तूफान या फिर हवा चलेगी तेज तो वो ऊपर वाली लेयर खत्म हो जाएगी, ठीक। अब इससे क्या हो रहा है, इस मतलब डिफॉरेस्टेशन कि यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है तो उससे सॉइल खराब हो रही है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि लैंड है, उसके ऊपर सॉइल जो थी उसके ऊपर हमने पेड़ लगाए हुए, ठीक है। पेड़ लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर पानी भी आता है तेज बहाव से, ठीक है, या फिर आंधी आती है या फिर हवा चलती है बहुत तेज, तो इसकी जो सॉइल की टॉप लेयर होगी वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि भाई इस पर जो पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो उनकी जो जड़ें होंगी वो इस मिट्टी को पकड़े रहेंगी एंड उसको कहीं नहीं जाने देंगी, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन होता है, ठीक।
सो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि सॉइल इरोजन हो गया, ठीक। सॉइल इरोजन से क्या हुआ, सॉइल खराब हो रही है। तो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जब खराब हो रही है तो उस पर आप चाहे कोई सी भी खेती करो या कुछ भी करो तो वो खराब होगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो एक सॉइल से हो गया, सॉइल खराब होगी तब भी लॉस होगा डाइवर्सिटी का, ठीक है, इससे डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। एंड अब दूसरी चीज की सॉइल खराब होगी तो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, एंड अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा तब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। अब जब टेम्परेचर हाई जाएगा तो यहाँ पर रेनफॉल में रिडक्शन हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, ठीक। एंड जब बारिश कम होगी तो फिर ड्राई क्लाइमेट की कंडीशन हो जाएंगी, जैसे ड्रॉट हो गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं होगी, सॉइल भी खराब है, ठीक है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, एंड टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तो इससे डिजर्टिफिकेशन होता है सबसे। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के जो भी एलिमेंट है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं तो सॉइल भी अच्छा रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी सही रहेगी, टेम्परेचर भी सही रहेगा, और उससे रेनफॉल सही रहेगा, एंड क्लाइमेट कंडीशंस भी सही रहेंगी। तो एक चीज से बहुत सारी लाइफ पर, बहुत सारी चीजों पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। द ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज 4 म्यूचुअली इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंट है उसके जो मेन कंपोनेंट है वो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से कंपोनेंट है, फर्स्ट वन आप देखोगे लिथोस्फेयर, सेकेंड वन हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन एटमॉस्फेयर, एंड फोर्थ वन इज बायोस्फेयर। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फेयर क्या होती है, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। सो पिक्चर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर गिवन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। 3 मेन गैस जो होती है वो हमारी होती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, ठीक, एंड सबसे कम 1% जो होती है वो होती है अदर गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो बनता है हमारा बायोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर। एंड हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड होता है, वाटर से। जो भी वाटर रिलेटेड चीजें हैं, वाटर प्रोसेस जो होते हैं वो होता है हाइड्रोस्फेयर। एंड जो मिनरल्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो होता है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर सब मिलके कहाँ मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एनवायरमेंट का, एंड ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट रहती हैं। जैसे यहाँ पर लिथोस्फेयर हमारा जा रहा है बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर एटमॉस्फेयर में, इस तरीके से, ठीक है। सो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो यहाँ पर देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, generated largely by igneous process in which magma, molten rocks, cools and solidify to form solid land। अब देखो लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर बताया था आपका मिनरल्स से रिलेटेड है। तो मिनरल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, माइंस से एंड रॉक से, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेयर यहाँ बोला है कि आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस है, सॉलिड लैंड सरफेस जो होता है अर्थ का। एंड वो बनता कैसे है, कैसे जनरेट होता है, तो जो इग्नियस प्रोसेस होता है मैग्मा का, मैग्मा मतलब कि जो रॉक्स होते हैं वो मोल्ट होके कूल होते हैं, फिर कूल होके फिर से हार्ड हो जाते हैं, एंड उस हार्ड फॉर्म से सॉलिड लैंड बन जाता है, वो लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड वन इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब वाटर से रिलेटेड, क्योंकि वाटर जो है वो हमारा किस चीज से बना होता है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड होगा, वाटर से। तो हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड होगा, वाटर से। इट इज एज्यूम दैट हाइड्रोस्फेयर कंटेन 1360 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। ये एज्यूम करते हैं कि 1360 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर है, ठीक है। बाय फार द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर 97% इज इन ओशियन एंड इनलैंड सी। और इसमें से जो 97% है वो ओशियंस या फिर
इनलैंड सीज में है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन एंड अदर गैसेस एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी लाइन यहाँ पर बताई गई है आपको, ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का ब्लैंकेट, चारों तरफ हमारी जो अर्थ के हवा है, ठीक है, जिसका ब्लैंकेट अर्थ ओढ़े हुए है, हवा यानी कि गैसेस जो हैं वो सारी हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर बताया कि 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है एंड अदर गैसेस में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस होती है, वो सारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर समझ में आ गया। एंड द नेक्स्ट इज बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ आउटर शेल, आउटर शेल का पार्ट है विद इन विच लाइफ अकर। बायोस्फीयर हम उस पार्ट को बोलते हैं जो अर्थ के आउटर शेल का है, जिसमें लाइफ अकर होती है, ठीक है। It include different type of ecosystem and sustain all life form in it human beings। So यहाँ पर क्या बोला है, इसमें अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम आते हैं एंड जो भी लाइफ फॉर्म होती है ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके, ठीक है। लाइफ फॉर्म मतलब एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके भी जो पूरा सारे अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं वो सब बायोस्फीयर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है इकोसिस्टम। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट के कितने टाइप हैं? एनवायरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज नेचुरल एनवायरमेंट एंड कल्चरल और ह्यूमन एनवायरमेंट। जैसे कहते हैं कुछ नेचुरल थिंग्स है, कुछ ह्यूमन मेड थिंग्स है। तो नेचुरल जो है एनवायरमेंट में वो एक पार्ट हो जाएगा एंड ह्यूमन मेड जो है ह्यूमन एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट का एक पार्ट हो जाएगा। सो ब्रॉडली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, मैन मेड एंड नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट एनकम्पासेस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग ऑन द अर्थ। अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। इट इज एन इकोलॉजिकल यूनिट दैट फंक्शन एज नेचुरल सिस्टम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एग्जांपल डीप इंटीरियर ऑफ फॉरेस्ट, वर्जिन एनवायरनमेंट ऑफ रिमोट प्लेसेस, डेजर्ट एनवायरनमेंट, पोलर एनवायरनमेंट, कोस्टल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो देखो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट हम उसको बोलते हैं जिसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरवेंशन ना हो, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से नेचुरल सिस्टम के ऊपर चलते हो प्रोसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि डीप इंटीरियर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक, वर्जिन एनवायरनमेंट ऑफ रिमोट प्लेसेस या फिर डेजर्ट एनवायरनमेंट। तो वो कब कहाँ से कैसे होते हैं, कहाँ से हवा चले, कहाँ से कम हो जाए, कहाँ पर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो सारी चीजें नेचुरल होती हैं। पोलर एनवायरनमेंट या फिर कोस्टल रीजन जो एनवायरनमेंट होता है, तो ये सारी चीजें हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं। एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द ह्यूमन और कल्चरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल ह्यूमन एनवायरनमेंट के। इट कंप्राइज the area and component that are strongly influenced by human action or thoughts। अब ह्यूमंस जो हैं, देखा होगा आपने कितने, अब तो पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, नेचर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें खराब कर रहे हैं लोग, बहुत सारे इन्वेंशंस के नाम पर, बहुत सारी चीजों के नाम पर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, तो ह्यूमन जो है वो कुछ चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा वो सारे कंपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के एक्शन से। जैसे अर्बन एनवायरनमेंट हो गया या सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो ये सारे जो आ रहे हैं वो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, देखिए हमने दो तरीके का आपको, नेचुरल एंड मैन मेड। एंड आज की वीडियो में हमने देखा एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट का ओवरव्यू क्या है, एक सिंपल सा पूरा एनवायरनमेंट जो टॉपिक है वो है क्या, ठीक है। सो फर्स्टली हमने देखा इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है हर किसी की लाइफ पर जो भी अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीजें तो आप बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होगे। एंड देन इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है इन्वायरमेंट। देन सेकंड हमने कुछ यहाँ पर डायग्राम देखे कि डिजर्टिफिकेशन जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो किन चीजों की वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट है, ठीक है, उनके बारे में हमने डिटेल में
पढ़ा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। एंड लास्टली हमने देखा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कितने टाइप के एनवायरमेंट होते हैं। सो ये हमारे कुछ पॉइंट है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ फर्दर टॉपिक्स देखने वाले हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है आपका एनवायरमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।